ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज नसरुल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के भी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को भी। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई अभी हम लोगों ने इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सॉल्यूशन चैप्टर की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, बस उसका एक लेक्चर लाना है मुझे, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के सारे PYQs करेंगे 2015 से 2025 तक के ऑल। ठीक है, ताकि 10 साल के तुम्हारे क्वेश्चन हो सकें। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सेम चल रही है हम लोग की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आज हमारा लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड होना है एंड उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CBSE 2026 वाले बच्चे इसको फॉलो कर सकते हो। इंटीग्रेटेड PYQs में हर चैप्टर में रख रहा हूँ, तो इस चैप्टर में भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और कुछ भी नहीं कहना मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक तुम्हें मिल जाएगी, ये सॉल्यूशन चैप्टर के लिए भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी। अब जो चैप्टर है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स को समझने से इम्पॉर्टेंट एक बात ये है कि अगर हम लोगों ने क्लास 11 में थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, थोड़ी सी भी, अगर नीट वाले बच्चे हो, JEE वाले बच्चे हो, तुम लोगों ने की होगी। ठीक है, अगर तुमने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो तुम्हें एक चीज़ का आइडिया होगा। देखो, केमिकल पेन को पता नहीं क्या हो गया। चलो, हाँ भाई, तो अगर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है, अगर केमिस्ट्री एस्पिरेंट के अंदर तुम डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, लेट्स से केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट से लेकर के प्रोडक्ट, है ना। इफ़ वी हैव दिस एज अ केमिकल रिएक्शन, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। क्या है सर वो? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी। रिएक्शन विल हैपन्स और नॉट, हैपन्स और नॉट। ठीक है, तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये बताओ सबसे पहले। तो ये किस चैप्टर में हमने पढ़ा था? रिएक्शन होगा या नहीं होगा, याद है? अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो बताओ मुझे कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? थर्मोडायनेमिक्स में। कैसे पता चला था सर? गिव्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सर? हाँ सर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, क्या कहा, क्या करा था नेक्स्ट? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन कब तक होगी, कहाँ तक होगी एंड किस डायरेक्शन में होगी। ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ी थी? इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, कि रिएक्शन किस कब तक होगी, कहाँ तक होगी और क्या उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो किस एक्सटेंट तक होगी ये हमें इक्विलिब्रियम ने बताया था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है। क्या होती है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये कौन बताएगा किस स्पीड से रिएक्शन हुई, क्या रेट रहा? ये चैप्टर बताएगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर तुम इस सीक्वेंस में देखो तो ये 3 चैप्टर तुम्हारे लिंक्ड हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें बताएगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। वहाँ पे कौन सी चीज़ आती थी? गिव्स फ्री एनर्जी। अगर गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती थी मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती थी, और रिएक्शन जो होती थी वो कौन सी होती थी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वेयर एज अगर हमारी एनर्जी रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा था, अगर रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा था तो वहाँ पे क्या होता था? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती थी, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती थी इसका क्या मतलब होता था? कि रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग विद द रिएक्शन, खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो दीज वर द थिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 11th वाले बच्चा पार्टी, तुम्हें याद होगा। ठीक है, और अब इस चैप्टर में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो चलो समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, जो सबसे पहली चीज़ मुझे तुम लोगों को पढ़ानी है वो पढ़ानी है रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या पढ़ाना है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ना था? रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन of any species involved in the reaction, of any species taking part in a chemical reaction, in a chemical
reaction with time, chemical reaction with time is called as rate of reaction, है ना? अरे यार तुम खुद से सुनो एक मेरी बात, अभी मैं लिख दूँ उसको, बस बताओ यार। अगर तुम्हारे पास कुछ भी है, कोई भी एक सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है मान लो, ठीक है, और उसका वो किस टाइम से कितना घट रहा है, 5 ग्राम था, फिर 2 ग्राम हुआ, फिर 1 ग्राम हुआ, फिर 0.5 ग्राम हुआ, फिर 0.3 ग्राम हुआ, तो ये घट रहा है ना, या बढ़ रहा हो, 5 ग्राम है 7 ग्राम हुआ, 8 ग्राम हुआ, 9 ग्राम हुआ, 10 ग्राम हुआ, 12 ग्राम हुआ, तो ये जो चीज़ है ना इंक्रीज और डिक्रीज होने की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हम इसको बताते हैं तो हम बोलते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या लिखा सर आपने? द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any species taking part in a chemical reaction, either it is a reactant or it is a product, that doesn't matter। तो जो भी इन चीज़ें इन्वॉल्व है तुम्हारे रिएक्शन में, चाहे वो तुम्हारा रिएक्टेंट हो चाहे से प्रोडक्ट हो, अगर वो घट रहा है, रिएक्टेंट की जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो घट रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है अगर इन केस, तो वहाँ पे जो चीज़ हम डिफाइन करेंगे वो होगी रेट ऑफ रिएक्शन, वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक एग्जांपल लें, फॉर अ रिएक्शन R टेंडिंग टू R2P, रेट कैसे लिखोगे? रेट लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब डेल्टा C और टाइम चेंज मतलब डेल्टा T, टाइम चेंज मतलब डेल्टा T। अगर हम यूनिट की बात करें तो तुम खुद से देखो ना यार, ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और नीचे टाइम है तो नीचे हो जाएगा सेकंड। तो सर आप इसको फाइनलाइज करके कैसे लिखोगे? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। समझे बात को? मैं नहीं समझे? ये होता है तुम्हारा क्या? यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये होता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज़ें हमें समझना। अच्छा, अगर मानो एक चीज़ है, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा तुम्हारा। अगर तुम्हारा जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट स्पीसीज लिख दो, स्पीसीज आर इन गैशियस फेज, अगर तुम्हारी स्पीसीज जो है वो गैशियस फेज में है तो फिर क्या होगा सर? तो फिर हो जाएगा ATM पर सेकेंड। जी हाँ, ATM सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, ये इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये है हमारा कुछ रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका, और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। रेट को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वाई वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन? इंपॉर्टेंट टू नोट, वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर? किस स्पीड से जा रहा है रिएक्शन। तो वही तो तुम्हें पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट किस स्पीड से घट रहा है या प्रोडक्ट किस स्पीड से बढ़ रहा है, सो ऑन। क्यों रिएक्टेंट घटता है, क्या होता है प्रोडक्ट, समझेंगे अभी। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है टाइप ऑफ रेट। क्या पढ़ाना है? टाइप ऑफ रेट। सर टाइप ऑफ रेट, कितने टाइप का रेट होता है बताओ? सर दो तरीके का। कौन कौन सा? एवरेज रेट और दूसरा सर इंस्टेंटेनियस रेट। सर बे हट जा यार, इंस्टेंटेनियस रेट सर। ठीक है, वी विल डिस्कस इंस्टेंटेनियस रेट बहुत छोटे से टाइम के लिए, एवरेज रेट एक अच्छे खासे इंटरवल के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो रेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे तुम्हें पहले एक चीज़ बताने दो, फिर मैं पहले एवरेज रेट बता ही देता हूँ। तो आर एवरेज निकालने का तरीका होगा, बताया तो मैंने, बड़ा चेंज। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब कंसंट्रेशन एट 2 लेवल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ एट 1 लेवल माइनस T2 अपॉन T1, मतलब कितना टाइम लगा। ठीक है जी, सेम यहाँ पे आ जाओ। अगर रेट तुम्हें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो वो हो जाएगा DC और नीचे आ जाएगा DC अपॉन DT। ये इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली ये तुम ऐसे भी कह सकते हो स्लोप ऑफ CT ग्राफ, स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम ग्राफ। ठीक है जी। अब जो मुझे इसमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तुम लोगों को समझाना ना, वो यहाँ पे समझो जरा। ठीक है, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे फोकस कर लो, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा देर का आज लेक्चर नहीं लूँगा, 25 से 30 मिनट का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लो एंड छुट्टी टाटा बाबा कर लो। ठीक है, समझना। अभी जो मुझे नेक्स्ट पार्ट पढ़ाना है वो ये है कि अगर मान लो तुम्हारा कोई एक रिएक्शन लिखा है A + B गिव्स यू C + D, है ना भैया, है ना? हाँ चलो, अच्छा ठीक है, ये रहा। अब इसको अरे यार शिट, अब यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पे ये C + D, यहाँ पे ये क्या है? C + D। ठीक है भाई, अब समझो जरा। ये तुम्हारा जो पार्ट होता है जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सर रिएक्टेंट। क्या कहते हो बेटा? रिएक्टेंट। और जो ये पार्ट होता है ये तुम्हारा होता है प्रोडक्ट। ये तुम्हारा क्या होता है? प्रोडक्ट। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होता है? जो आपस में स्पीशीज रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जब देखो मैंने हर एग्जांपल, हर क्लास और हर जगह जब भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया है तो एक ही एग्जांपल लिया, वो हमारे किचन का एग्जांपल, और वो सारे बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी मम्मी रोटी बना रही है, ठीक है, समझना है इसको एक सेकेंड के लिए, और टाइम बज रहा था 12, तुम आते हो स्कूल से, मॉर्निंग चल रहा था स्कूल से 12 बजे कौन स्कूल छुट्टी होती है? अरे मान लो यार, आगे तुम मॉर्निंग चल रहा है तुम्हारा स्कूल, तुम बस 4 बजे जा रहे हो, अच्छा ठीक है, 12 बजे तुम स्कूल से आते हो। उस टाइम मम्मी लेट से मान लो बेडरूम में, ठीक है, और किचन तुम्हारा खाली है, तुम किचन में गए पानी पीने के लिए, एंड देन तुम देखते हो वहाँ पर कि वहाँ पर कुछ भी रोटी वोटी का कोई सीन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, अब तुम्हें लगी भूख, तो मम्मी से कहते हो। एट 12 बजे मम्मी उठती हैं और जाती हैं किचन में, एंड देन वो आटा को फिर वो सब वो करती हैं, जो भी होता है मिक्स वगैरह पानी के साथ, एंड उसको रेडी करती हैं, ठीक है। अब ये जो टाइम था, अभी रोटी बनी क्या? नहीं बनी। अभी ये जो चीज़ थी, आटा और पानी, ये मिक्स हुआ, ठीक है। तो ये आटा पानी क्या है सर? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। अब वो जब मिक्स होकर के रेडी हो गया, एंड देन उसके बाद मम्मी ने उसे रोल किया, एंड जो भी होता है उस पर स्टोव पे डाला उसको, देन जाकर के रोटी बनी। अब मेरी बात समझना, प्रोडक्ट क्या था? रोटी। और जो रिएक्टेंट था क्या? वो आटा था, और थोड़ा सा सॉल्ट होता है, और थोड़ा सा पानी होता है, ये तुम्हारा क्या है? रिएक्टेंट पार्ट है। तो मेरी बात को समझो ज़रा, समझना कि जब एक रोटी बनी, तो जैसे अगर मान लो इधर रोटी है और इधर आटा है, तो यहाँ रोटी जब बनी तो ये पार्ट थोड़ा सा घटा होगा, वो एक गोल सा बॉल उन्होंने बनाया होगा, जब तो जाकर के ये बना, एक रोटी बनी। तो वैसे ही कर करके ऐसे ऐसे रोल्स, गोल गोल से जो रोल होते होंगे वो बनते होंगे, एंड देन जाकर के रोटियां तैयार होती होगी। तो जो रोटी बन रही है, जैसे 6 रोटी बनी, तो ये थोड़ा घटा होगा, फिर 12 रोटियां बनी, ये और घटा होगा, फिर 15 रोटियां बनी, फिर ये और घटा होगा। तो ये क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो रिएक्टेंट की स्पीसीज है, या जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, वो एज टाइम पासेस क्या हो रहा है सर? वो हमारा घट रहा है। वो हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। और जो प्रोडक्ट की स्पीसीज है, जो रोटियां हैं, पहले वो कितने थी? 5, फिर क्या हुई? 7, फिर क्या हुई? 9, फिर कितना हुई? 12, एंड इस तरीके से वो इंक्रीज करने लगी। आ गई मेरी बात समझ में? तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या कलेश था यहाँ पे? वो इतना सा था कि सर रिएक्टेंट जो होता है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, सर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे राइट हैंड साइड पे होता है। प्रोडक्ट जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सर क्या होती है? रिएक्शन में इंक्रीज करती है, वेयर जो रिएक्टेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है सर? डिक्रीज करती है। तो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एक बात समझना कि जब किसी चीज़ की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो तुम इसको लिखोगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, लेकिन ये माइनस का रहेगा। माइनस का क्यों रहा सर? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन घटी, इसकी कंसंट्रेशन घटी। अच्छा एक बात बताओ, जिस रेट से ये चीज़ घट रही होगी उतने ही रेट से तो ये बढ़ रहा होगा। अरे हाँ भैया, अरे भैया जितना पानी लगाओगे, जितना आटा लगाओगे, और ये दोनों मिलकर के जितना घटेगा उतना ही तो ये रोटियां बढ़ रही होगी। जितना आटा कम उतना रोटी इधर ज़्यादा बन रही होगी। तो मेरी बात ये है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट जितना स्पीड से घट, रिएक्टेंट जितनी स्पीड से घट रहा है, अब रिएक्टेंट में सारे रिएक्टेंट्स, चाहे वो आटा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो नमक हो, सभी घटेगा, और सभी इक्वल रेट से घटेगा, और जो तुम्हारी रोटी बनेगी वो इक्वल रेट से बनेगी। जितना आटा घटेगा उतनी रोटी बनेगी, समझे? तो यहाँ पर भी माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे आएगा पॉजिटिव डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। बहुत सारे चंद्र बच्चों का डाउट होगा कि सर ये आपने माइनस क्यों लिया? बताया मैंने अभी जस्ट तुम्हें कि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है, बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है, सी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, और डी की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ बढ़ रही है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग एंड द रिएक्टेंट इज व्हाट? डिसअपियरिंग। तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है। अब क्या अभी आपने बोला सर डिसअपियरिंग, क्या मतलब इस बात का? समझो, जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, क्या बात है इसमें? प्रोडक्ट जो है तुम्हारा, अरे यार जब रिएक्शन होगी, स्टार्टिंग में जब तुम 12 बजे रूम में गए थे तो तुम्हें रोटी दिखी थी क्या? नहीं दिखी थी ना। तो उस टाइम में रोटियां नहीं थी, बाद में रोटियां अपीयर हुई, दिखना स्टार्ट हुई, तो तुम कह सकते हो प्रोडक्ट में अपीयरेंस कह सकते हैं सर, अपीयरेंस। हाँ, प्रोडक्ट अपीयर होता है एज reaction proceeds the product start appearing sir, start appearing। तो तुमसे कई बार एग्जामिनेशन में अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फलाना ढमकाना एंड व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है? तो याद रखना। और जो रिएक्टेंट है तुम्हारा वो क्या होगा सर? रिएक्टेंट का अपीयरेंस होगा या डिसअपीयरेंस? सर वो डिसअपीयर होगा ना, कम होता जाएगा। अब एक बार तुम आओगे लास्ट में किचन में तो तुम्हारे पास आटा थोड़ी ना होगा, वो वाला मिक्सचर वाला, रोटियां होंगी ना, सारी रोटियां सारी बन गई, तो डिसअपीयर हो गया। ये क्या हो गया सर? डिसअपीयर एज रिएक्शन फॉरवर्ड, एज रिएक्शन प्रोसीड्स।
The reactant disappear. The reactant disappears. चलो भाई, ये मैंने तुम लोगों को समझा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है। अब होपफुली तुम लोगों को इस चैप्टर के बेसिक फंडे में कभी डाउट नहीं आएगा, होपफुली। ठीक है, अगर अच्छे से समझे होगे तो कभी भी डाउट नहीं आएगा, और अगर नहीं समझे हो तो लेक्चर को प्लीज़ वापस जाकर देख लो एक बार और यार। जितना अच्छे से तुम समझोगे उतना अच्छे से मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब देखो, अब देखो, एक चीज़ और समझना मेरी, बस छोटी सी चीज़ और बाकी है, बस वो समझ लो। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस मैंने तुम्हें समझा दिया। अब जो ग्राफ बनते हैं ना इस पे, ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो दोनों ग्राफ समझो। मैं तुम्हें 3-4 ग्राफ सारे बताऊंगा, ग्राफ्स रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन। सर समझो, एक ग्राफ तुम्हारा ऊपर बनाया है ये मैंने, लेट्स से ये वाला ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा इस साइड जो तुम्हारा वाई एक्सेस है ना, इस साइड हमने लिया है कॉन्सेंट्रेशन सर, और इस साइड लिया है हमने टाइम सर, टाइम सर। अच्छा देखो, अब अगर बात समझो सिंपल सी, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ए और बी, तो वो क्या हुआ था, घटा था ना, तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही थी, घट रही थी टाइम के साथ साथ। क्या हो रही थी, टाइम के साथ साथ क्या हो रही थी बताओ, घट रही थी सर, टाइम के साथ साथ घट रही थी। टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन घट रही है। देखो एट किसी टाइम 5 बजे कंसंट्रेशन कम है, लेकिन एट टाइम 4 बजे तुम्हारी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन घट रही है। दिस इज कॉल्ड द, ये कौन सा रिएक्शन है, ये है रिएक्टेंट डिक्रीजिंग, रिएक्टेंट डिक्रीजिंग। समझे बात को, रिएक्टेंट डिक्रीजिंग। अच्छा एक और ग्राफ देखो, एक और ग्राफ देखो, जल्दी से देखो, ये रहा एक और ग्राफ। यहाँ पे फिर से क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सर, और यहाँ पे फिर से क्या है, टाइम सर। ये क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ये ऐसे इंक्रीज करेगा। ठीक है भाई, ये ऑब्वियसली यहाँ से ही है यार, याद रखना इसका। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है सर, प्रोडक्ट का रिएक्शन, प्रोडक्ट का रिएक्शन। और देखो ऑब्वियसली आगे जाके ये सैचुरेशन पे चला जाएगा, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आगे जाके वो सैचुरेशन पे चला जाएगा, चाहे से वो हो चाहे से ये हो, ये दोनों ही आगे जाके क्या हो जाएंगे, सैचुरेशन पे चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है सर, कि उसके बाद टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन रेट को क्या, कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अमाउंट कंसंट्रेशन का खत्म हो चुका होगा, क्योंकि तुम्हारा अमाउंट कंसंट्रेशन का खत्म हो चुका होगा। तो मैं इन दोनों रिएक्शंस को मिक्स करके, तुम्हारे इन दोनों ग्राफ्स को मिक्स करके एक और ग्राफ बनाना चाहूंगा तुम्हारे सामने, वो ये रहा। समझना जरा सा, समझना। ये रहा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, और ये रहा तुम्हारा टेम। क्या रहा सर, टेम। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे खींचूंगा, रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है भाई, और एक ग्राफ तुम्हारा इस तरीके का है। ठीक है, चलो तो अब समझना एक चीज़ और, कि ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पर ये दोनों लाइन एकदम स्ट्रेट हो रही हैं, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन, ये जो टाइम है बेसिकली जहाँ पे ये दोनों लाइन स्ट्रेट हो रही हैं, ये टाइम है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है, ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है सर। क्या है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है सर, ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। बच्चा आया बात समझ में? और ये जो ग्राफ तुम्हारा बड़ा है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बढ़ रही है टाइम के साथ, तो ये है तुम्हारा प्रोडक्ट ग्राफ, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट का ग्राफ। और ये जो है तुम्हारा, ये है रिएक्टेंट का ग्राफ, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट का ग्राफ। इसको तुम कह सकते हो और डिसअपीयरेंस का ग्राफ, डिसअपीयरेंस का ग्राफ। हट यार, शिट, डिसअपीयरेंस का ग्राफ। ठीक है, और ये सर अपीयरेंस का ग्राफ। किसका, अपीयरेंस का ग्राफ। आ रही बात समझ में? डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होता है, एंड टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। तो इस तरीके से कुछ हमारी रिएक्शंस प्रोसीड करेगी। आई होप ये तुम्हें मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ बस मैं, और इस पार्ट को बस हम लोग ओवर ही करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूँगा मैं। केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी लेक्चर को अगर तुम लोग अच्छे से समझ लो, मेरी रिक्वेस्ट तुम लोगों से, तो तुम्हारा काम बन जाएगा इस चैप्टर का। चलो देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा कोई। जैसे अगर हमारे पास मान लो Hg है लिक्विड, या फिर चलो हटाओ, H2 है गैस, नहीं लिक्विड ही ले लो यार, गैस ही होता है ये तो, प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl लिक्विड। इसका अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इसका अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या करोगे? चलो एक सेकंड और, एक सेकंड रुक जाओ। H2 प्लस, या फिर उसको एग्जाम्पल में,
चलो देखते हो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, पहले तुम्हें दूसरे एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में होगा। Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैस गिव्स HgCl2। HgCl2 सर, हाँ देखो सॉलिड। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे? इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख सकता हूँ पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइन। इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, नेगेटिव इधर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ HgCl2 और dt। ख़त्म सर, ख़त्म। ठीक है, अब इसको देखो ज़रा। अब एक पॉइंट पहले लिखा दूँ फिर बताता हूँ ये। तो ये तो हम लोग लिखना सीख चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, लेकिन नोट पॉइंट देखो, नोट पॉइंट। इफ द स्टोक्योमेट्री जो भी बोलना है बोलो यार, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर गिवन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स are there, then the rate of disappearance rate of reaction नहीं rate of disappearance and appearance, rate of disappearance and rate of appearance rate of appearance of product is divided by the stoichiometry। इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, स्टोक्योमेट्री के साथ वो डिवाइड हो जाएगी, स्टोक्योमेट्री के साथ क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल सर आपने लिया था ना, यहाँ पे भी देखो ये H2 वाला, तो यहाँ पे क्या लिखोगा, dH2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन लेना है ऑब्वियसली, यहाँ पे ध्यान देना, कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग, अपॉन dt। क्या कर रहे हैं सर आप, हट, डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखेगा, यहाँ पे 2 स्टोक्योमेट्री, क्या करोगे, 2 को डिवाइड करो जल्दी से, तो 1/2 प्लस के साथ ही रहेगा डेल्टा ऑफ HCl अपॉन डेल्टा टी। फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, समझे? स्टोक्योमेट्री जब दी होगी तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई बात नहीं ऐसी। एक एग्जाम्पल जनरलाइजेशन से समझा देता हूँ। BB गिव्स CC प्लस DD। क्या करोगे इस केस में सर, 1/A टाइम्स DA अपॉन DT, सर नेगेटिव का साइन, हाँ बिल्कुल, 1/B dB/dt, सर नेगेटिव का साइन दे दिया है पहले से, 1/C dC/dt, सर यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ध्यान रखना इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझने के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग एग्जाम जब हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे ना, तो ऐसा कोई नेगेटिव पॉजिटिव देंगे नहीं, बस ये समझने के लिए होता है। अगर हाँ एग्जामिनेशन में अगर रेट लिखने के लिए कह दिया तो नेगेटिव प्लीज़ लिखना, अगर ऑप्शन में है अगर तुम्हारे पास नेगेटिव तो प्लीज़ ध्यान देना नेगेटिव साइन का। ठीक है जी, चलिए एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। 2HI गैस, अभी मैंने एक एग्जांपल और दिया था इसी जैसा कुछ, H2 प्लस I2, इसी के भाई का दिया था HCl का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 dHI/dt नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू dH2 अपॉन dt पॉजिटिव साइन इज इक्वल्स टू dI2 अपॉन dt पॉजिटिव साइन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका रेट लिख देंगे। ठीक है जी, चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। देखो आगे क्वेश्चन में भी यही कह रहे हैं, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो लिख दो ना यार, dN2/dt नेगेटिव साइन के साथ इज इक्वल्स टू 1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/2 dNH3 अपॉन dt। खत्म। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं 1-2 एग्जांपल तुम्हारे को और दे करके इसको समझाऊंगा, देन जा करके हम लोग इस पार्ट को भी स्टार्ट करेंगे। और अब कुछ नहीं है, यहाँ से कम 10 क्वेश्चन मान लो कि तुम्हें यहाँ से सीखना है, ताकि तुम यहाँ के बाद इस पे रेट पे आने वाला कोई क्वेश्चन तुमसे छूटे नहीं। इसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी की तरफ चलेंगे, विच इज द डिफरेंट पार्ट एंड विच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, नॉट इन दिस लेक्चर, यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, एंड उसको कंप्लीट करने के बाद सेकंड पार्ट ऑफ दिस केमिकल काइनेटिक्स विल बी डन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, टाटा बाय बाय।